एक काफ़ी पॉपुलर आइडिया है कि हिंदू गॉड विष्णु के दशावतार चार्ल्स डार्विन की दी गई थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के पैरेलल है। सद्गुरु तो यही मानते हैं। 15,000 years ago, Adi Yogi said this. The first form of life on this planet was in water. क्या ये सच है, और अगर नहीं है तो हम इस सीक्वेंस के बारे में कहाँ से जानते हैं जिसमें लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई? क्या हमने कोई ऐसी डिस्कवरी करी थी जिसने इस सवाल का एक डेफिनेटिव आंसर देने में हमारी हेल्प करी? चलिए इस वीडियो में इन सब पर बात करते हैं। हाय, मेरा नाम प्रणव है और आप देख रहे हैं साइंस इज डोप। जो वीडियो आपने देखी मैं उसे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक कर दूंगा। पर बेसिकली उसमें सद्गुरु कहते हैं कि लगभग 15,000 ईयर्स पहले हुए आदियोगी ने कहा था कि कैसे लाइफ पानी से ओरिजिनेट हुई थी, जिसे विष्णु के मत्स्य अवतार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर एक कुर्मावतार या कछुआ भी हुआ था जो अपेरेंटली एम्फीबियस था। Second development on the planet is amphibious life, Kurma Avtara. Half in the water, started picnicking on the land. वैसे ये बिल्कुल भी सच नहीं है, कछुए एम्फीबियस नहीं होते हैं। वो रेप्टाइल्स होते हैं जो लैंड पर इवॉल्व हुए थे और समुद्री कछुए समुंदर में वापस चले गए थे। इन्हीं के साथ जो टॉर्टोइज इवॉल्व हुए थे वो लैंड पर ही रहे। एम्फीबियस लाइफ का एवोल्यूशन उससे काफ़ी पहले हुआ था। क्लियरली सद्गुरु को नहीं पता वे क्या बोल रहे हैं, पर कछुओं के बारे में ये छोटी सी बारीकियां यहाँ मेन पॉइंट नहीं है। ये एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में है। वो आगे कहते हैं कि कैसे फिर वराह अवतार के साथ मैमल्स आए, उसके बाद नरसिम्हा, आधा आदमी आधा जानवर, फिर ह्यूमन फॉर्म्स, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, वो रूप जो फ्यूचर में आने वाला है। खैर, आपको ओरिजिनल वीडियो देखनी चाहिए। उनके किए गए दावे काफ़ी हिलेरियस हैं और ऐसी नॉनसेंस स्टूपिड बातें कहते हुए वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जैसे If people go to hunt a wild boar or something, you can't kill it easily. It doesn't die easily because it's so rooted in its physicality. पता नहीं इसका एवोल्यूशन से क्या लेना देना है। इसी तरह वो बोलते हैं कि कैसे मैन एक बौने आदमी से एक इमोशनली वॉलेटाइल आदमी बना। Next is Vamana, means a dwarfed man. Next is Parashurama, a full-fledged man, but explosive and uncontrolled, volatile. So volatile he lopped off his own mother's head. अगेन पता नहीं इसका एवोल्यूशन से क्या लेना देना है। अब वो इस पूरी चीज़ को डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन से कंपेयर करते हैं और क्लेम करते हैं कि आदियोगी ने ये 15,000 ईयर्स पहले ही बता दिया था। In many ways, this is running parallel to Darwin's theory of evolution. Darwin's theory of evolution is only 152 years old. Adiyogi spoke about this over 15,000 years ago. इस इंटेंशन से कि अरे हम योगियों को तो इसके बारे में 15,000 साल पहले से ही पता था, तुम साइंटिस्ट्स अब जाके ये सीख रहे हो। जब मैं ऐसे लोगों को साइंस का इस तरह मजाक बनाते हुए देखता हूँ जो कॉन्फिडेंटली इसे अपने स्टूपिड आइडियाज से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तब मुझे फील होता है कि मेरा थोड़ा हार्श हो जाना ही फेयर है। सबसे पहले तो लाइफ ओशन से ओरिजिनेट हुई, फिर एम्फीबियस बनी, उसके बाद लैंड पर आई, फिर मैमल्स और फिर ह्यूमंस। ये डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं है। बट ऑफ कोर्स आप सद्गुरु से ये पता होने की उम्मीद नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ साइंस को मिसरिप्रेजेंट करना चाहते हैं और अपनी ऑडियंस से तालियां और हंसी पाना चाहते हैं। तो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है? उन्होंने बेसिकली कहा था कि किसी एनिमल के जो लक्षण उसके एनवायरनमेंट में सर्वाइविंग चांस को बढ़ाते हैं और उसे रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वही अगली जनरेशन में पास होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी ऑर्गेनिज्म के लक्षण उसके एनवायरनमेंट को सूट करने के हिसाब से नेचुरली सेलेक्ट होते हैं। ऐसा कुछ जिसे पॉपुलरली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है। मैंने इसके बारे में यहाँ और डिटेल में बात करी है। इसी नेचुरल सिलेक्शन को हम थियरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, ना कि वो जो सद्गुरु कहते हैं। Bro, I thought you were supposed to come at the beginning of videos. Fine, I'll give it to you that Sadhguru was wrong here, but life did originate in water first, right? Sure, and then came on land, and then became mammals, and then became uncivilized humans, and then civilized humans. Okay, so that is the sequence of Vishnu's Dashavatar. So Hindu mythology did get it right, right? This is something we need to talk about. पहली चीज़ जिससे हमें छुटकारा पाना है वो ये सोच है कि लोग मैजिकली सिर्फ बैठकर और चीज़ों के बारे में सोचकर नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा सद्गुरु यहाँ कहते हैं। He did not go to Galapagos Islands
and put things under microscope and look. He sat there with his eyes closed and saw that if you go deep enough into this, there is an evolutionary memory in this. अगर आप रियलिटी के बारे में कंक्लूजन्स और इंटरप्रिटेशंस बनाना चाहते हैं लेकिन आपको वो जानकारी एक ऑब्जर्वेशन से नहीं मिली है, तो जो भी आप कह रहे हैं उसे बैकअप करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी वैलिडिटी कैसे पता करेंगे? ये सेम प्रॉब्लम तब भी एग्जिस्ट करती है जब आप दशावतार के सीक्वेंस को एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से कंपेयर करते हैं। पहला लोगों के क्रिएटिव इमेजिनेशन से आया है और बाद वाला ऑब्जर्वेशन से। आप दोनों के बीच जो भी सिमिलैरिटी पाते हैं वो आपकी एक चीज़ को फिट करके दूसरी से मैच कराने की कोशिश होती है, क्योंकि शायद आप अपने धर्म को आज की मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज से मैच करवाकर उसकी सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहते हैं। तो साइंस ये कैसे जानता है मैं किस ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ और एविडेंस क्या है? साल है 2004 और हम हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। यूनिवर्सिटी के टॉप प्रोफेसर्स में थे नील शुबिन, एक पेलियोंटोलॉजिस्ट, यानी कि ऐसा कोई जो फॉसिल्स की स्टडी और उन पर वर्क करता है, मतलब मरे हुए जानवरों और पौधों के प्रिजर्व्ड रिमेन्स जो हमें ज़मीन के नीचे चट्टानों की लेयर्स में मिलते हैं। वो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ऑब्सेस्ड थे कि मछली लैंड पर रहने के लिए कैसे इवॉल्व हुई, और अभी तक इसका आंसर देने के लिए कई अनसक्सेसफुल अभियान कर चुके थे। शुबिन जानते थे कि 385 मिलियन साल पुरानी चट्टानों में ऐसे फॉसिल्स थे जो मछली जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते थे। वो ये भी जानते थे कि 365 मिलियन साल पुरानी चट्टानों में ऐसे जानवरों के फॉसिल्स थे जो ज़मीन पर रह सकते थे। वो जानते थे कि नेक्स्ट उन्हें कहाँ देखना था। आपको कैसे पता चलता है कि फॉसिल कहाँ ढूंढना है? मैंने पहले मेंशन किया था कि फॉसिल्स आमतौर पे ज़मीन के नीचे चट्टानों की परतों में मिलते हैं। ये चट्टानों की परतें बशर्ते कि उन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिक्वेंशली अरेंज हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हमें फॉसिल चट्टान की जिस लेयर से मिलता है उससे हमें पता चलता है कि वो कितना पुराना है, और ये एज रेडियोमेट्रिक डेटिंग से क्रॉस चेक करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अर्ली ह्यूमन और एक वेलोसिरैप्टर के फॉसिल्स कभी भी सेम चट्टान की परत में नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट जियोलॉजिक टाइम पीरियड्स में रहते थे, जिसमें लगभग 65 मिलियन ईयर्स का अंतर है। जॉर्ज कुविये और विलियम स्मिथ ने अर्ली 1800 में इस कंसेप्ट को डेवलप किया था। एक फाइनल एक्सपीडिशन में नील शुबिन ने अपनी होली ग्रेल की खोज के लिए कैनेडियन आर्कटिक में 375 मिलियन ईयर्स पुरानी चट्टानों पर फोकस किया। बर्फीले तूफान, एक्सट्रीम ठंड और पोलर बेयर्स के खतरे का सामना करके उनके एफर्ट्स तब सफल हो गए जब उन्होंने और उनकी टीम ने वो फॉसिल्स खोजे जिनमें मछली के और 4 पैरों वाले जानवर दोनों के फीचर्स थे, पर वो नहीं था। इस फॉसिल का नाम बाद में टिक्टालिक रखा गया, और ये वही फॉसिल था जो शुबिन से दशकों तक बचता रहा, जिसमें था वाटर और लैंड वाले एनिमल्स का ट्रांजिशन। फॉसिल्स में ऐसे इंटरमीडिएट फीचर्स ने एवोल्यूशनरी कॉन्टिन्यूटी स्थापित करने में हेल्प की और हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी कंट्रीब्यूट किया। ये कोई एक पर्टिकुलर फॉसिल नहीं था जो हमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। हम 1800 से ही फॉसिल्स की डिस्कवरी और उनकी सीक्वेंसिंग करते आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि लाइफ इस सीक्वेंस में एक्वाटिक लाइफ से एम्फीबियस लाइफ से रेप्टाइल्स और मैमल्स तक गई। कोई भी अपनी आंखें बंद करके बैठकर ये सब नहीं पता लगा सकता, जैसा कि सद्गुरु क्लेम करते हैं। He sat there with his eyes closed and saw that if you go deep enough into this, there is an evolutionary memory in this. और सिर्फ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ही नहीं है जो आप इस तरह सीख सकते हैं। एंटार्क्टिका में साइंटिस्ट्स ऐसी मशीन्स का यूज़ करते हैं जो बर्फ़ में छेद करके आइस कोर्स निकाल सकती हैं। We drill down through the ice sheet. We're drilling further and further back in time. We drilled an ice core that was 364 meters long, and the ice that we recovered from the bottom of that ice core is over 20,000 years old. एंटार्क्टिका में साइंटिस्ट इसी का यूज़ करते हैं टाइम के साथ क्लाइमेट में आए बदलाव स्टडी करने के लिए। ये जानने के लिए कि उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था, वो आइस लेयर्स में फंसी बबल्स और एयर पॉकेट्स का यूज़ करते हैं। पर इस फैसिनेटिंग साइंस के बजाय कुछ लोग सद्गुरु की रैंडम बकवास सुनना पसंद करते हैं कि कैसे आदियोगी ने 15,000 साल पहले ही अपनी आंखें बंद करके और मेडिटेट करके एवोल्यूशन का पता लगाया था। आपको कंक्लूड करने से पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, फॉसिल के एविडेंस से हम अपने से पहले आई हुई लाइफ फॉर्म्स के सीक्वेंस को जानते हैं, और अगर कोई आपसे कहे कि लोग अपनी आंखें बंद करके इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं और आप भी ऐसे ही एनलाइटेंड हो सकते हैं, तो उनसे कहें कि प्लीज़ बकवास ना करें। जब भी मैं लोगों को उनके रिलीजन और मिथोलॉजी से इस तरह के एंशंट साइंस क्लेम्स को प्रमोट करते हुए सुनता हूँ,
तो मैं काफ़ी ध्यान लगा के सुनता हूँ, क्योंकि उन्हें इसे जस्टिफाई करते हुए देखना बहुत फ़नी होता है। So this is nothing but a good example of how metaphoric language was used to simplify something complex, which later gets construed as a superstition. इनके अकॉर्डिंग पहले लोग स्टूपिड थे, इसलिए वो इन स्टोरीज और मेटाफोर्स का यूज़ करते थे ताकि वो समझ सके। पर अब जब आप सब स्मार्ट हो, हम फाइनली आपको बता सकते हैं कि हम तब एवोल्यूशन की ही बात कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनके लिए इन स्टोरीज़ की आर्ट, कल्चर और क्रिएटिविटी की तारीफ करना इनफ नहीं है, वो साइंस को यूज़ करके इन्हें वैलिडेट भी करना चाहते हैं। उनके साथ अपना टाइम मत बर्बाद करिए, और अगर आप एक सद्गुरु फ़ैन हैं तो डिसलाइक का बटन दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए साइंस इज़ डोप।